नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। आज हम हाई स्कूल और इंटरमीडिएट परीक्षा दे रहे विद्यार्थियों के संबंध में बात करेंगे कि बहुत कम समय शेष रह गए हैं और इन कम शेष समयों में उच्चतम अंक कैसे प्राप्त करें विद्यार्थी। इसके लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए बैठे हैं STSN ग्लोबल के डायरेक्टर और एग्जामिनेशन एक्सपर्ट प्रकाश आनंद जी। यही बताएंगे कि इतने कम समय में अब उच्चतम स्कोर कैसे बच्चों को प्राप्त हो। सबसे पहले प्रकाश जी, आपका स्वागत है। रोहतास वाणी के दर्शकों को मेरा नमस्कार। सर, अब परीक्षार्थियों का फरवरी में एग्जाम है, चाहे वो CBSE बोर्ड हो या बिहार बोर्ड हो, और बहुत कम समय शेष रह गया है। इन शेष कम समय में वो कौन सा पद्धति बच्चे अपनाएं, कौन सी विधि बच्चे अपनाएं कि उच्चतम स्कोर प्राप्त हो। सबसे पहले कि टॉपर यानी कि 95% प्लस और एवरेज में बहुत ही कम फासला होता है। मैं अपनी बात दो छोटी छोटी कहानी से स्टार्ट करूँगा। एक थे टॉमी रॉबिन्सन। वे जब गोल्फ खेलने के लिए ग्राउंड में गए तो ये जब भी बॉल मारते थे तो बॉल ग्राउंड में न रह के एक झील में, लेक में गिरता था। बार बार ऐसा करने पर भी उनका बॉल लेक में चला जाए तो उनके कोच नज़दीक आए और कोच से उन्होंने कहा कि मैं गोल्फ कभी जीवन में सीख नहीं सकता। तो कोच ने कहा कि आप विश्व के टॉप प्लेयर बन सकते हैं, सीखना तो दूर की बात है। तो बोले कि कैसे? तो बस टॉप प्लेयर बनने में और आज आपका गोल्फ का पहला दिन है, इसमें 2 mm यानी कि 2 मिलीमीटर का अंतर है। वो पूछे कैसे? तो बोले कि 1 मिलीमीटर डायरेक्शन यदि आप चेंज करेंगे तो आपके गोल्फ का बॉल लेक में न गिर के ग्राउंड में गिरेगा। 1 मिलीमीटर और कर देंगे डायरेक्शन चेंज तो सीधे होल में गिरेगा। तो उसी तरह से जिन बच्चों ने साल भर मेहनत की है और जो बच्चे अभी तक मैंने कुछ भी नहीं पढ़े, उनके बीच भी फासला 2 mm का होता है। लेकिन अब सवाल है कि टाइम कम है, ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कैसे प्राप्त करें। तो इसके लिए एक होता है पैरेटो प्रिंसिपल, 80-20 उसको बोलते हैं। हमारे स्टूडेंट 4 तरह के होते हैं। एक होता है कि लो एफर्ट लो रिवार्ड, यानी कम प्रयास करते हैं, रिवार्ड भी उनका कम होता है। एक होता है लो एफर्ट हाई रिजल्ट यानी हाई रिवार्ड, यानी कम से कम परिश्रम में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर लाते हैं। एक होते हैं हाई एफर्ट और हाई स्कोर, यानी कि सालों भर पूरा डिसिप्लिन के साथ पढ़ते हैं, खूब मेहनत करते हैं, 12 घंटे पढ़ते हैं, स्कूल मिस नहीं करते हैं, क्लास मिस नहीं करते हैं और फिर हाई स्कोर ले आते हैं। तो अभी ज़रूरत है लो एफर्ट और हाई स्कोर की। तो इसके लिए आपको पैरेटो प्रिंसिपल अपनाना होगा, यानी कि पढ़ते तो सभी है, थोड़ा सा स्मार्टली ढंग से पढ़ना होगा, यानी कि अपने प्रिपरेशन को स्मार्ट तरीके से करना होगा। तो स्मार्ट तरीके से प्रिपरेशन करने का पहला नियम यह कहता है कि आप कोई भी काम कीजिए या दिन भर में आपको कोई भी काम करना, तो ब्रेन में जब तक वो चीज़ें रहती हैं, ब्रेन उनके साथ बढ़िया बिहेव नहीं करता है। तो उसके लिए आप अपना एक टू डू लिस्ट बनाइए। टू डू लिस्ट बनाने में 3 से 4 मिनट लगता है, यानी कि छात्र सुबह में यदि जगे हैं तो 5 मिनट देकर वे अपने दिन भर का कार्यक्रम फिक्स कर लें और उसमें नंबर 1 पर रखें टॉप प्रायोरिटी में कि हमको सबसे पहले और सबसे ज़्यादा क्या पढ़ना है। उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड, फिर फोर्थ, ऐसे करके एक टू डू लिस्ट बना लें और उस हिसाब से पढ़ाई अपना करें तो ज़्यादा रिजल्ट आएगा। इसको बोलते हैं स्मार्ट वर्क। दूसरी बात यह है कि छात्र, जैसे कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि जिसमें बिल्कुल हम बोर हो रहे हैं पढ़ते हुए, जैसे मैक्सिमम छात्र के साथ आता है मैथ को लेके, या किसी के साथ आता है SST को लेके, या किसी का आता है इंग्लिश को लेके। तो बोरियत होने वाले सब्जेक्ट से छात्र दूर भागना चाहता है। तो उसके लिए हम क्या करें? तो जो काम हमें अच्छा नहीं लगता है उसको आप एक बड़े इवेंट में, एक बड़े उत्सव में तब्दील कर लीजिए। जैसे मान लीजिए मुझे मैथ का कोई टॉपिक या कोई चैप्टर पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आ रहा है, तो हम उसको एक इवेंट बना लें। इवेंट कैसे बनाएंगे? या तो घर से दूर कहीं लाइब्रेरी में चले जाए जहाँ से जल्दी लौटना संभव नहीं हो,
या कहीं और चले जाए और वहां जाके उस चैप्टर को शुरू करें, क्योंकि घर लौटने का या बेड पर लौटने का हमारे पास कोई विकल्प नहीं है। तो वहां यदि एक बार उस चैप्टर को शुरू कर देंगे तो हम खत्म कर देंगे। तीसरी बात है कि कुछ चैप्टर्स, कुछ टॉपिक ऐसे होते हैं जो हमें बिल्कुल इजी लगते हैं, तो उन पे हम ध्यान देना उचित नहीं समझते, लेकिन छात्र वैसे भी टॉपिक को छोड़े नहीं। चौथी बात है कि मान लीजिए अभी तो टाइम है, लेकिन टाइम बिल्कुल ही कम हो, तो वैसी स्थिति में छात्र क्या करें? वैसी स्थिति में छात्र जिन्होंने बिल्कुल साल भर नहीं पढ़ा है, वे प्रीवियस ईयर का 3 से 4 साल या मैक्सिमम 5 साल का क्वेश्चन ले और अपने मोबाइल फोन में टाइमर सेट करें और प्रतिदिन एक सेट का एग्जाम देना शुरू करें। उससे क्या होता है कि आप देखेंगे कि बोर्ड का एग्जाम या किसी भी एग्जाम में कुछ क्वेश्चन यानी कि 70 से 80% क्वेश्चन रिपीट करते हैं। अगर हर साल रिपीट नहीं कर रहे हैं तो 2 साल 3 साल के गैप पर रिपीट कर रहे हैं। तो इस तरह से हम केवल 5 साल के प्रश्न पत्र को सॉल्व करके 70 to 80% मार्क्स आसानी से ले आएंगे। तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सॉल्व करना जरूरी है। अब है कि प्रीवियस ईयर्स का क्वेश्चन यदि हम सॉल्व कर रहे हैं या घर में ही मॉक टेस्ट दे रहे हैं, मॉक परीक्षा दे रहे हैं, तो वैसी स्थिति में परीक्षा हॉल में हमें टाइम मिलता है 3 घंटे का। हम यहाँ कोशिश करें कि 2 से 2.5 घंटे में उस पेपर को सॉल्व कर दें। तीसरी बात होती है कि एक होता है प्रेशर एग्जामिनेशन के दौरान, या बहुत सारे बच्चों के साथ एक एंकर होता है, जैसे जहाज को रोकने के लिए एंकर डाला जाता है, कांटा फंसाया जाता है जमीन में। उसी तरह से हम सबके भीतर, तो छात्र के भीतर नहीं, किसी न किसी चीज को लेके एंकर होता है। उसी को हम लोग आजकल की भाषा में फोबिया कहते हैं, एग्जामिनेशन फोबिया कहते हैं। तो वैसी स्थिति में छात्र एनएलपी टेक्निक का उपयोग करें। एनएलपी टेक्निक क्या है कि छात्र उस समय को याद करे या उस एग्जाम को याद करे या खेलने को याद करे या कुछ भी याद करे जब वह बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट था, यानी उसे बहुत ज्यादा आत्मविश्वास महसूस हो रहा था। पास्ट के लाइफ में कभी भी 2 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले किसी भी काम को करते हुए या एक लेसन एक टॉपिक को पढ़ा, बहुत आत्मविश्वास के साथ था कि हम आज उसको फिनिश कर दिए। उस क्षण को याद करें, उस क्षण को लिंक करें जब अब एग्जामिनेशन हमको देने जाना है, उस समय मैं नर्वस हो जाऊंगा, मेरा हाथ कांप रहा है, दोनों को लिंक कर दें और इस कॉन्फिडेंस से उस एग्जामिनेशन का जो भय है उसको धक्का देके हटाए। 10 से 15 मिनट इस प्रक्रिया को तेजी से बार बार आंख बंद करके सोचेगा तो उसका एग्जामिनेशन का भय हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। अब आइए कि हम कौन सा टेक्निक आंसर शीट में मन क्या लिखे, कैसे लिखे। सबसे महत्वपूर्ण यही है कि मार्क्स ज्यादा से ज्यादा है। बहुत सारे छात्रों के बीच में 3-4 सवाल है। एक सवाल है कि मेरी हैंडराइटिंग बहुत बुरी है, क्या एग्जामिनर मेरे मार्क्स काट लेंगे? तो ऐसा नहीं है। आपकी हैंडराइटिंग कितनी भी बुरी हो, बस रीडेबल यानी पढ़ने योग्य होना चाहिए ताकि परीक्षक आपके आंसर को पढ़ ले, उस पर आपका एक भी मार्क्स कटेगा नहीं। दूसरी बात होती है कि हम सीक्वेंस वाइज आंसर नहीं दे रहे। जैसे क्वेश्चन का क्रम 1 2 3 4 5 6 ऐसे है, तो हम 1 2 3 4 5 नहीं देके पहले 4 कर रहे हैं, फिर 6 कर रहे हैं, फिर 1 कर रहे हैं, तो क्या इस पे मार्क्स कटता है? तो जी, इस पे मार्क्स कट सकता है। क्यों? एग्जामिनेशन आपके कॉपी को देखते हुए एग्जामिनर इरिटेट हो जाता है। फर्स्ट पेज पे आपने 4 लिखा, फिर वो आगे बढ़ा तो फिर 1 की तरफ जाता है, फिर 6 की तरफ जाता है, उसको बार बार लौटना पड़ता है। इस कारण से एग्जामिनर का व्यू, ओपिनियन आपके प्रति ठीक नहीं होता है। तो आप कोशिश कीजिए, यदि आपको आ रहे हैं सारे के सारे उत्तर, तो आप सीक्वेंस वाइज में आंसर लिखे। 1 के बाद 2 लिखे, 2 के बाद 3 लिखे। या अब सवाल है कि सेक्शन वाइज आंसर लिखे कि या हम सेक्शन में ऊपर नीचे कर सकते हैं। सेक्शन में आप ऊपर नीचे कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए सेक्शन ए है, बी है, सी है, डी है, तो आप किसी भी एक सेक्शन को उठाइए। जैसे मान लीजिए मुझे बी के सारे क्वेश्चन आसान लग रहे हैं, पर उसको मैं करना चाहता हूँ या लिखना चाहता हूँ, तो आप उस सेक्शन को उठाइए, लेकिन उसमें नंबरिंग सिस्टम को फॉलो कीजिए। 1 2 3 4 5 ऐसे आंसर लिखिए, उसमें चेंज मत कीजिए। तीसरा सवाल होता है कि जैसे कुछ सब्जेक्ट है, स्पेलिंग मेरा रॉन्ग हो गया या सेंटेंस फॉर्मेशन रॉन्ग है, तो उसमें मेरे मार्क्स कटते हैं कि नहीं। तो इंग्लिश और हिंदी जो लैंग्वेज और लिटरेचर का पेपर है, उसको छोड़ के स्पेलिंग आपका रॉन्ग होने पे मार्क्स नहीं कटता है।
क्योंकि एग्जामिनर के पास उतना टाइम नहीं होता है कि वो आपके एक एक स्पेलिंग को चेक करेगा या उसे करेक्ट करेगा, इसलिए स्पेलिंग पे मार्क्स कटने का सवाल भूल जाइए। हाँ, अब है कि सेंटेंस फॉर्मेशन। तो आमतौर पे बोर्ड परीक्षा की कॉपी की आंसर से या कीवर्ड्स जो बोर्ड के द्वारा अवेलेबल कराया जाता है उस कीवर्ड से चेक होता है। तो यदि आपके आंसर में वे सारे के सारे कीवर्ड आ गए तो अगर वह क्वेश्चन 5 मार्क्स का है, आपने कितना भी खराब लिखा है, बस कीवर्ड आ गया तो आपको 5 में 3 एग्जामिनर दे देता है। तो इसके लिए चिंतित मत होइए कि मेरा सेंटेंस फॉर्मेशन मन खराब हो जा रहा है तो मेरा मार्क्स कटेगा। मार्क्स कट सकता है लेकिन इसमें आमतौर पर एग्जामिनर मार्क्स काटता नहीं है। अब है कि क्या करें एग्जामिनेशन से एन एक सप्ताह पहले 15 दिन पहले क्या करें। तो 15 दिन पहले जाहिर सी बात है कि आप नया कुछ पढ़ेंगे नहीं। जैसा कि मैंने शुरू में कहा था कि एक छात्र होते हैं हाई एफर्ट और हाई रिवार्ड या हाई स्कोर, उनके पास तो अपने हाथ का लिखा हुआ नोट्स है, सारा मटेरियल उन्होंने साल भर फॉलो किया है, पढ़ाई को 12 घंटे पढ़ा है, तो वे तो रिवीजन वाला काम करेंगे। लेकिन जिन बच्चों ने बिल्कुल 1 साल नहीं पढ़ा, उन्होंने अपना सारा समय मोबाइल पे, फेसबुक पे या फाइटी या कौन सा गेम उसमें गेम को खेलने में दिया है, वे 15 से 20 दिन में क्या करेंगे। तो उनके पास बस एक ही तरीका है कि 5 साल का क्वेश्चन पेपर प्रीवियस ईयर का उठाइए और सिर्फ उसी को 15 दिन में कर लीजिए। यानी 5 साल का जो क्वेश्चन पेपर है वो कर लेगा तो कर लीजिए, 70 से 80% मार्क्स आपका आना तय है। यह अतीत में मैं अपने अनुभव के आधार पर कर रहा हूं। कुछ बच्चे ऐसे हर साल होते हैं जो बिल्कुल नहीं पढ़ते, वह अपने किसी भी सब्जेक्ट का एक टॉपिक, एक चैप्टर भी नहीं पढ़ते हैं और अंत में मेरे पास आते हैं कि अब एग्जाम आ गया, आप सब क्या करें। मुझे बहुत अफसोस हुआ है। तो मैं उनको ही कहता हूँ कि 5 वर्ष का, 6 वर्ष का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन देखिए, उसको सॉल्व कीजिए, 70 से 80% आएगा। वैसा करते हैं, उनका 70-80% क्या आता है। एक बच्ची का तो 96 आ गया था वैसा करने पे, 96%, 96.4% आया। ये तो अप्रत्याशित है जी। तो घबराने की जरूरत नहीं। दूसरी बात है कि आप अब लॉन्ग आंसर लिखते हैं, तो लॉन्ग आंसर आप लिखना स्टार्ट करते हैं तो कौन सी चीजें पहले आनी चाहिए, कौन सी बात, इसका क्रम भंग हो जाता है। तो आंसर शीट में पीछे का जो पेज होता है उस पर आप रफ करते हैं, जिस पर आप ऊपर लिखते हैं रफ और वहां रफ करते हैं। तो किसी भी आंसर को लिखने से पहले 1 मिनट के अंदर, 30-40 सेकंड के अंदर उस आंसर को फ्रेमिंग कर लीजिए। जैसे सपोज कीजिए आ जाए कि यूरोप में राष्ट्रवाद के कारणों का या तत्वों का उल्लेख कीजिए, तो आप 3-4-5 पॉइंट बना लीजिए रफ पे। वो भी आप पूरा पॉइंट नहीं लिखना, सिर्फ एक संकेत, सबसे पहले मैं ये लिखूंगा, इसके बाद ये लिखूंगा, इसके बाद ये लिखूंगा, इसके बाद ये लिखूंगा। तो किसी भी आंसर को लिखने से पहले आप उसका आंसर फ्रेमिंग कर लीजिए अपने रफ वाले पेज पे, ताकि आप बढ़िया से क्रमवार ढंग से लिख पाएंगे। अगर आप आंसर फ्रेमिंग नहीं करते हैं तो आप लिखने के दौरान भटक सकते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं विषयांतर। और क्वेश्चन को, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं कि क्वेश्चन का एक सेंटेंस पढ़ा हुआ होता है, ये तो मुझे आ रहा है, और लिखना शुरू कर देते। नहीं, पूरा क्वेश्चन पढ़िए। हो सकता है कि आपने जो सेंटेंस पढ़ा उसके आगे कुछ है। ऐसा भी अतीत में देखा गया है कि कुछ बच्चे जहां निषेधात्मक वाक्य थे वहां पे वे उसका उल्टा समझ के लिख के आए और बाद में उन्हें पता चला कि ये तो लिखना था नहीं होने का कारण और मैंने लिख दिया होने का कारण। जैसा कि द्वितीय विश्व युद्ध की घटना को रोकी जा सकती थी, लिखना ये था और आपने लिख दिया कि द्वितीय विश्व युद्ध होने के कारण। तो इसलिए क्वेश्चन को पूरा पढ़े, यही है। और दूसरी बात है कि अब कुछ बातों को थोड़ा ध्यान रखिए। जैसे ब्रेन की बात लिया, एनएल पर टेक्निक की बात लिया, तो हम लोग एक बड़े गोल को छोटे छोटे गोल में बांट देते हैं। जैसे हमें यहाँ से पटना अगर जाना हो 120 किलोमीटर है, तो हम पहले दिमाग में फिक्स कर लेते हैं कि हम बीच रास्ते में यहाँ पर रुकेंगे, यहाँ चाय पानी पिएंगे, थोड़ा ड्राइवर को आराम मिलेगा जो गाड़ी चला रही है, मूड फ्रेश होगा। तो अगर आपको 1 घंटे पढ़ना है तो 1 घंटे को आप 2 पार्ट में बांटिए, 2 पार्ट में बांट के आधे घंटे का अपना लक्ष्य रखिए और माइंड को यह मैसेज पहले ही दे दीजिए कि मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, उसके बाद 2-4 मिनट ढूंढूंगा। तो सब कॉन्शियस माइंड आपका रेडी हो जाता है, खुश हो जाता है कि आधे घंटे बाद मुझे ब्रेक मिल रहा है।
तो आधे घंटे वाले चीज को आप आसानी से अपने अंदर डाल पाते हैं, याद कर पाते हैं, कैच कर पाते हैं। तो इस तरह से अगर आपको दिन भर में 6 घंटा पढ़ना है तो हर आधे घंटे पर 5 मिनट का ब्रेक दीजिए। लेकिन ब्रेक का मतलब यह नहीं है कि आप फेसबुक पर लगे या शॉर्ट्स लगे, इसलिए शॉर्ट लगेगा तो 3 घंटा पार हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा। दूसरी बात है कि कुछ टेक्निक और है पढ़ने के लिए। जैसे मैंने कहा कि 80-20 पेरेटो प्रिंसिपल का फार्मूला अपनाइए। तो बहुत सारे बच्चों को पेरेटो प्रिंसिपल नहीं आता। तो जैसे मान लीजिए मैंने कोई टॉपिक उठाया पढ़ने के लिए, वो टॉपिक कठिन है या उसे मैंने कभी नहीं पढ़ा, तो उस टॉपिक को पढ़ने से पहले जरूरी है कि उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप 3-4 बार देख लें। जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन है 5 साल के 7 साल के, उसको देखने से आइडिया मिल जाएगा कि जब मैं पढ़ना स्टार्ट करूंगा तो किस टॉपिक पे मुझे ज्यादा फोकस करना है और किस पे ब्रेन अगर इधर उधर भी चला गया मन तो कोई बात नहीं। यानी किसको बहुत सीरियसली पढ़ूंगा और किसको सतही तरीके से पढ़ सकता। तो ये है आपका स्मार्ट पढ़ाई। तो पेरेटो प्रिंसिपल का नियम यह कहता है कि 20% एफर्ट डालिए और 80% रिजल्ट लीजिए। तो 20% ही एफर्ट डालने का टाइम अब बचा हुआ है। तो जितने भी स्मार्टली तरीके से हो उस तरीके से आप पढ़ाई कीजिए। सबसे पहले जरूरी है कि 5 साल का 6 साल का क्वेश्चन को देखिए और उस हिसाब से पूरे सिलेबस को आप माइल्स में बांट लीजिए। जैसे मैंने शुरू में स्टोरी सुनाया था कि 1 मिलीमीटर या 2 मिलीमीटर का फासला था, उसी तरह से एक कहानी मुझे और याद आ रही है कि उन्हीं गोल्फ जो प्लेयर थे टॉमी रॉबिन्सन, उनके एक फ्रेंड थे, डॉक्टर थे, वो प्लास्टिक सर्जरी के लिए फेमस थे। माने विश्व की महिलाएं उनके पास प्लास्टिक सर्जरी के लिए 10-10 लाख मिलियन डॉलर देने के लिए तैयार थी, इतने वो एक्सपर्ट थे। तो टॉमी रॉबिन्सन उनसे मिलने उनके क्लिनिक में हॉस्पिटल में गए तो ये ऑपरेशन थिएटर में थे। तो रिसेप्शन एरिया में ही उन्हीं का लिखा हुआ एक बुक रखा हुआ था डॉक्टर साहब का। उन्होंने बुक पढ़ा और पढ़ना शुरू किया। तो उन्होंने उसमें लिखा था कि दुनिया में जो सबसे सुंदर महिलाएं होती हैं, अट्रैक्टिव महिलाएं होती हैं, उनके अपर लिप्स और नोज के बीच में 1 mm का फासला होता है, या ये फासला उनके आईज के बराबर होता है, आंख की जो चौड़ाई है उसके बराबर होता है। वो दुनिया में सबसे अट्रैक्टिव महिलाएं होती है। और जिनके अपर लिप्स और नोज का फासला 1 mm होता है वह एवरेज होती है, और 1 mm से जिनका फासला ज्यादा होता है वह महिलाएं देखने में अच्छी नहीं लगती है। इस टेक्निक को खोज चुके थे। तो जो भी महिला उनके पास आती थी इसी फासले को मिला लेते थे, बस इसीलिए वो पूरे विश्व में एक्सपर्ट माने जाते थे। तो अभी तक जो पढ़ा या अभी तक नहीं पढ़ा उनके बीच में 1 mm या 2 mm का फासला है। अंतर यही है कि आप स्मार्टली ढंग से पढ़िए। स्मार्टली ढंग से पढ़ने का तरीका बस एक ही है कि प्रीवियस ईयर के 5-6 साल के क्वेश्चंस को देखिए, बाकी कुछ नहीं। अब बहुत ज़्यादा पढ़ने का समय नहीं है कि आप नया पढ़िए। तो 5 साल का क्वेश्चन, मैं बार बार इसी बात को दोहराऊंगा कि 5 से 6 साल का क्वेश्चन आप रोज सॉल्व करना शुरू कीजिए और 80% नहीं आया तो जो कहिए सो। बस धन्यवाद सर, आपने बच्चों को कम समय में उच्चतम स्कोर प्राप्त करने का जो तरीका बताया। और आंसर में जब आंसर लिखते हैं तो इतना टाइम बचाइए कि आंसर के मेन मुख्य बिंदुओं को आप हाइलाइटर से हाईलाइट कर पाए या उसे अंडरलाइन कर पाए, ताकि एग्जामिनर का सीधे ध्यान उस लाइन पे, उस वाक्य पर, उस सेंटेंस पे जाए और वह आपको मार्क्स दे दे। तीसरी बात, मैथ में जैसे आजकल कोचिंग इंस्टीट्यूट वालों में यह बीमारी आ गई है ट्रिकी मैथमेटिक्स की। तो जितने बच्चे सीबीएसई बिहार बोर्ड के बच्चे कोचिंग इंस्टीट्यूट में जाते हैं तो मैक्सिमम कोचिंग के टीचर उनको ट्रिकी मैथ्स यूनिवर्सिटी के एग्जाम में आपको मार्क्स नहीं मिलता है। आप मैथ को स्टेप बाय स्टेप पूरे प्रोसेस को फॉलो कीजिएगा तो मार्क्स मिलेगा। बोर्ड एग्जाम में हर स्टेप पे आपको मार्क्स मिलता है। आप ट्रिकी मैथमेटिक्स वाला ट्रिक अपना के सीधे आंसर पे पहुंच जाएंगे, आपको कोई मार्क्स नहीं मिलेगा। इसलिए इस बात को छात्रगण बहुत ही गंभीरता से लें कि मैथ में पूरा प्रोसेस आपको फॉलो करना है। भले ही अंत में आपका आंसर गलत आ जाए, आपको मार्क्स मिलेगा, लेकिन ट्रिकी मैथमेटिक्स ऑब्जेक्टिव कंपटीशन के लिए है, जहाँ हमारे पास समय कम होता है, हमें रफ नहीं करना है या सीधे हमको आंसर पे पहुँचना है। 4 विकल्प दिए हैं, उसमें से एक पे निशान लगा देना है। लेकिन बोर्ड एग्जामिनेशन में मैथ में ऐसी गलती भूल के भी नहीं करें।
धन्यवाद सर, आपने हमको समय दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। हुताश वाणी को के दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद।